हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं और क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और उसका हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था। और मैंने एक फिर कंपोनेंट बनाया था जो कि फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करके बनाया था, और उसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास कंपोनेंट का यूज़ करके कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे। तो हम लोग वही चीज़ आज देखेंगे। तो पहले मैं अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ जो मैंने कल बनाया था। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने कल प्रोजेक्ट यूज़ किया था उसको पहले खोल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने फोल्डर पे, और मेरा फोल्डर जो है डेस्कटॉप पे है, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और इसको मैं यहाँ से सीएमडी के थ्रू वीएस कोड पे खोल लूँगा। सीएमडी जो मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट जो मैं कल जिस पे काम कर रहा था, ये वही प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा फोल्डर जो है वो वीएस कोड के अंदर खुल गया है। और इसमें पिछले क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि एक बटन मैंने बनाया था, एक कंपोनेंट बनाया था, कस्टम कंपोनेंट, जिसका नाम मैंने रखा था BTN क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट। और मैंने ये कंपोनेंट जो था वो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था। और उसके बाद इसमें एक बटन बनाया था मैंने। वो बटन क्या था, ये देखिए यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ये एक फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है जो कि आपको मैंने कल बताया था। फंक्शनल कंपोनेंट जो हम बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हम एक फंक्शन ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, सिंपल सा। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने एक रिटर्न किया हुआ है यूआई, एक एक यूआई रिटर्न किया हुआ है जिसमें मैंने बटन लिखा हुआ है, और उस पर ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, और उसमें एक फंक्शन कॉल किया हुआ है क्लिक। और उसके बाद मैंने बटन को क्लिक भी दिया हुआ है। यहाँ पर ऑन क्लिक पे क्लिक जो किया हुआ है, इसमें आप ध्यान रखिए एक चीज़, कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसको। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग कॉलिंग करते हैं फंक्शंस को, तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम आपको कल दिखाई थी। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये जब ये पेज पूरा लोड होगा, या ये जब कोड रन होगा तभी ये चल जाएगा, लेकिन मुझे इसको बटन के ऑन क्लिक पर चलाना था। ये एक डिफरेंस था। सो ये एक डिफरेंस था जो कि इस वजह से हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। अगर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो ये यहीं चल जाएगा। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए हम लोग क्या कमांड लिखते हैं, npm run dev। तो अगर npm run dev मैं लिखता हूँ तो ये मेरा जो सर्वर है उसको स्टार्ट कर देगा। और मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C। मैं क्या करूँगा, ये जो यूआरएल है http://localhost 5173, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसको किसी ब्राउज़र में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देता हूँ ये यूआरएल। तो मेरा जो ऐप है वो खुल जाएगा, 5173 पोर्ट नंबर पर खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, दिस इज़ माई फंक्शनल कंपोनेंट नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बटन लिखा हुआ है क्लिक मी। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने फंक्शनल कंपोनेंट जो बनाया था वहाँ से आ रहा है। मैं इसको अगर आप लोगों से कुछ लोग एब्सेंट थे तो मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करके बता देता हूँ कैसे बनता है ये। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर चल के, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। पहले हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू देखेंगे, फिर इसको क्लास कंपोनेंट के थ्रू देखेंगे। मैं इसको डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन, और ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके भी इसको हटा देंगे। आ, ये वाला ये रहा। ये पूरा हटा के मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों में से जो अपसेंट था कल या नहीं आया था वो भी इसको समझ ले। सो तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए, मुझे एक नया कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि कंपोनेंट्स फोल्डर में हम लोग बनाते हैं। मुझे न्यू फाइल करेंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर पर राइट क्लिक करके, और यहाँ पर लिखेंगे BTN क्लिक फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट।
डॉट JSX। सो आप फाइल का नाम कितना भी रख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैं एंटर करता हूँ तो मेरा एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे वैसे ही बनाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, मैंने आपको कल बताया ही था। मैंने आपको कल बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, कि उसमें फंक्शन ही बनाते हैं। तो मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और जो ये फंक्शन आप बनाएंगे उसका नाम, जो फाइल का नाम है वो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल्स टू, और फिर एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिए एरो फंक्शन हमारा बन गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कल, कि रिटर्न जो करते हैं वो UI एलिमेंट को हम लोग रिटर्न करते हैं। यहाँ पर मैं रिटर्न लगा दूंगा, और रिटर्न के अंदर ब्रैकेट लगा के अब यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना है, मुझे एक बटन बनानी है जिस पर जब मैं क्लिक करूँ तो अलर्ट आए। मैं उसके लिए एक बटन बनाऊंगा। तो बटन टैग आप लोग को पता ही है, HTML में होता है बटन, और यहाँ पर इसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। इससे मेरा एक बटन क्रिएट हो जाएगा। और फिर मैं इसको पूरे फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि app.js के अंदर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और btn फंक्शनल कंपोनेंट करके इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, ताकि मैं इसको इस फाइल के बाहर यूज़ कर पाऊँ। और फिर मैं app.js में जाके जो मैंने एक्सपोर्ट किया था उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट और btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट। तो इस फाइल से ये जो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बनाया, इसको आप इंपोर्ट कर दो। तो ये इंपोर्ट कर देगा, और इसको मैं टैग की तरह यहाँ पर नीचे यूज़ कर लूँगा जहाँ मुझे दिखाना है। तो मुझे क्लास कंपोनेंट के नीचे दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, btn फंक्शनल कंपोनेंट, और आगे जाके इसको बंद कर दूंगा टैग, और सेव कर दूंगा। अब ये ऐसा मैंने कर दिया और सेव कर दिया, तो मुझे यहाँ पर एक बटन नीचे दिखेगा। लेकिन अभी मैंने इस पर ऑन क्लिक इवेंट नहीं लगाया, तो ये क्लिक मी पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लिक मी पे मैं जब क्लिक करूं तो क्लिक हो और ऊपर एक अलर्ट बॉक्स हो, वो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट नहीं लगाया, खाली मैंने एक बटन को शो किया है। तो अब आपको ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी देखे थे कि ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर चलेंगे, और जो मेरा btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें जाके बटन के आगे यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। देखिए ऑन क्लिक, और एंटर मार देंगे तो ये मेरे लिए लिखने के लिए आ जाएगा कि ऑन क्लिक पे आप क्या चलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम बताऊंगा जो मैं चलाना चाहता हूँ, जो कि ऑन क्लिक पे जब क्लिक हो तो वो फंक्शन चले। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लिक नाम का, जो कि चले। तो मैंने इसको एक फंक्शन पास कर दिया। मैं यहाँ पे कॉलिंग नहीं करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट कॉलिंग कर दूंगा तो ये लोड होते ही चल जाएगा। मुझे अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिटर्न के अंदर आप खाली UI एलिमेंट को ही लिख सकते हो, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन और फिर क्लिक, और जैसे आप लोग फंक्शन नॉर्मली बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया क्लिक नाम का। अब ये जब बटन पे ऑन क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो अलर्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, अलर्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू क्लिक्ड मी। आप ऐसा मैंने मैसेज कर दिया, तो जब ये बटन पे क्लिक होगा तो ये चल जाएगा। आप देखिए, अब मैं चलता हूँ, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक मी पर, तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, लिखा हुआ यू क्लिक मी। मैं फिर से करता हूँ यू क्लिक में। अब यहाँ पर आप लोग को एक डाउट होगा कि यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहा है ऐसे। ऐसे अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो वो देखिए सेव करते ही फिर से चल गया। देखिए क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही चल गया। तो मुझे ऐसा थोड़ी चाहिए, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर से चल गया। तो ऐसा आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि बटन पे क्लिक करने पे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा। और जो भी डायनेमिक चीज़ें होती हैं उसको लिखने के लिए रिएक्ट में एक ये करली ब्रैकेट लगता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई वेरिएबल को प्रिंट भी करना है तो उसको भी ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। और फंक्शन को अगर आपको दिखाना है कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड है तो वो भी आप ऐसे ही दिखा सकते हो। ये एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बटन पे ऑन क्लिक पे मैंने क्लिक को कॉल किया और यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, और अलर्ट यू क्लिक भी।
सो अब आप लोग बताइए कि इतना आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को मैं आगे क्या करूँगा, इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा क्लास कंपोनेंट में। तो जो मैंने यहाँ पे बीटीएन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इसके जैसे ही मैं एक बीटीएन क्लिक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, उसमें कन्वर्ट करके यही कोड और यही आउटपुट आपको दिखेगा। और इसमें मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पर क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बना हुआ बटन है। और मैं नीचे इसके एक और बनाऊंगा जो कि मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू बनाऊंगा। तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। तो क्लिक मी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यू क्लिक मी आ रहा है, और ये क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट है। तो देखिए ये जो है क्लिकेबल हो गया है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉल होता है। इतना समझ आया कि नहीं बताइए आप लोग। ऐप डॉट जी एस एक्स, ऐप डॉट जी एस एक्स फाइल देख लीजिए। तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। अ, पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम। इसको मैं भेज ही देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। गया आपके पास। हो जाए तो आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज उसका आंसर करिए आप लोग तब तक कि रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। आंसर करिए आप लोग। रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, जब तक और बाकी लोग कर रहे हैं। यस। और भी लोग प्लीज रिप्लाई करिए। रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ जीएसएक्स। हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबने कर लिया है कोडिंग? आउटपुट आ गया कि नहीं सबका, बताइए। और इसका आंसर भी दीजिए। फुल फॉर्म ऑफ जीएसएक्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएक्स, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था।
नहीं तो उसको क्या करिए ना कि आप लोग फिर से रिटर्न कर लीजिए ना, npm run dev करके। लोकल होस्ट से नहीं तो वो उसको पहले आप रन करेंगी ना, पहले रन करिए, रन नहीं हुआ होगा आपका। टर्मिनल खोल के npm run dev करिए, और फिर वहाँ पे वो आपको यूआरएल देगा, उसी यूआरएल को जाके वहाँ पे पेस्ट करिए टैब में, तो खुलेगा। आंसर किसी ने नहीं दिया, फुल फॉर्म ऑफ JSX। अगर नहीं पता तो लिख दीजिए नहीं पता। लेट मत करिए, आंसर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो लिख दीजिए नहीं पता है। ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए आप लोग जो सेशन है उसको इंटरेक्टिव थोड़ा बनाइए, कम्युनिकेशन करिए थोड़ा, तभी आपको समझ आएगा, तभी आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तभी समझ आएगा। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, हुक्स कहाँ यूज होते हैं? हुक्स यूज होते हैं। यूज होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्लास, कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। हुक्स कहाँ यूज होते हैं, क्लास कंपोनेंट में कि फंक्शनल कंपोनेंट में? बताइए। सब लोग आंसर करिए, और गलत होगा तो कोई बात नहीं। बताइए हुक्स कहाँ यूज होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। बस बस सौम्या जी को ही पता है, और किसी को नहीं पता? हाँ, और भी लोग बताइए। तो आपका जो हुक्स होते हैं वो यूज होते हैं क्लास कंपोनेंट में, नहीं होते हैं, वो फंक्शनल कंपोनेंट, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि जो क्लास कंपोनेंट में आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, उनको उनकी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग हुक्स का यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग मेथड्स का। तो ये चीज़ है। सबका हो गया? बताइए, जो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वो हो गया फंक्शनल कंपोनेंट वाला? बताइए, तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। हो गया सबका? चलिए फिर। मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो ये मैंने एक एग्जांपल जो अभी बताया आपको, बट बीटेन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, जो कि मैंने फंक्शनल कंपोनेंट से बनाया। एक चीज़ और इसमें होती है, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर, या तो दो तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो ऑन क्लिक इवेंट को। एक तो आप ऐसे क्लिक क्लिक फंक्शन इसमें बता सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे ब्रैकेट भी लगाना है तो आप इसके अंदर एक कॉल, एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन जो मैंने आपको बताया था एक बार, IIFE करके था, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, वो आप यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर आप फिर क्लिक लिखोगे तो उसको आप डबल कोट में लिख सकते हो। कैसे? तो ये क्लिक हटा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ एक एरो फंक्शन बना लीजिए, और ये आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्लिक।
जो आपका फंक्शन का नाम है, और ऐसे कर लीजिए। लोकल होस्ट पर ब्लैंक है, कोई एरर नहीं शो कर रहा है आपको? कुछ तो बताइए, तभी तो मैं बता पाऊंगा क्या इशू आ रहा है आपका। जो npm run dev आप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या लिखा रहा है, उसको वो कॉपी करके भेजिए एक बार मेरे पास, क्या लिखा आ रहा है। सो आप लोग बाकी लोग देख लीजिए यहाँ पर। मैंने कैसे किया, जो क्लिक यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख रहे थे, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बना सकते हो। कैसे? ऐसे करके एरो फंक्शन बना दीजिए, एरो, और ऐसे करके, और इसके अंदर आप यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए बात एक ही, क्योंकि आप एक ही लाइन का कोड लिख रहे हो तो हटा भी सकते हो। और यहाँ लिख लीजिए क्लिक, ऊपर जो फंक्शन है CLICK, और यहाँ पर आप ऐसे कॉल कर सकते हो। सो अब आपका ये कॉल करेगा। पहले मैं ब्रैकेट से बताता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए एक कैरो फंक्शन ही है सिंपल सा, और यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ इसको, और फिर से चलते हैं आउटपुट में, और फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से अब भी वही रन हो रहा है। अब भी ये, जब मैंने वहाँ ब्रैकेट यूज़ किया तब भी ये पहली बार नहीं रन हो रहा है। देखिए रिफ्रेश करने पे भी कुछ नहीं रन हो रहा है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तभी रन हो रहा है। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो। ये वाला कोड मैं आपको भेज देता हूँ, ये वाला भी ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आप चेंज करके देख लीजिएगा, ऐसा भी हो रहा है। Ctrl+A, Ctrl+C, और ये वाला कोड भी मैं आपको भेज देता हूँ। लोकल होस्ट पर ब्लैंक है, ऐसा लिखिए ना, लोकल होस्ट :5173 करके लिखिए आप एक बार। मैं एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट :5173, और एंटर करते हैं। तो देखिए इस पर भी खुल रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे में देखिए खुल रहा है कि नहीं। और बाकी लोग करके बताइए कि जो मैंने अभी नया वाला मेथड बताया आपको, ये वाला हो रहा है कि नहीं ऐसे। बस आपको यही चेंज करना है, सारा कोड कॉपी पेस्ट मत करिएगा। अपने आप से भी आप लोग करिए, यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है। और उसके बाद आप देखिए पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कैसे लिखते हो, बटन पे ऑन क्लिक लगाइए, ऑन क्लिक, तो ये आपको दे देगा और ये ऑब्जेक्ट खोल देगा। इसके अंदर आपको सिंपल सा क्लिक मेथड लगाना है। लेकिन आपको अगर चाहते हो कि यहाँ ब्रैकेट ऐसे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लगाइए, और उसके अंदर लिख दीजिए क्लिक। अब आप लगा सकते हो। सेव कर देते हैं तो ऐसे ही रन होगा। हो गया ना? हाँ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी सब ने ये कर लिया, ये नया मेथड से जो बताया था मैंने, ये वाला हो गया आप लोगों का न्यू मेथड के थ्रू। देखिए ये वाला करके बताइए, ये वाला हो गया कि नहीं। ऑन क्लिक के अंदर ऐसे करके कॉल बैक, आप कॉल बैक नहीं है, इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। और इसमें आप क्लिक के साथ एरो, ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये वाला हो गया कि नहीं, पहले ये बताइए। फिर हम लोग एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे और उसके थ्रू करके देखेंगे।
ये वाला करके बताइए आप लोग, हो गया कि नहीं। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हो। बताइए आप लोग, हुआ कि नहीं, कर रहे हैं अभी, बताइए। इसके बाद इसमें है प्रॉप्स। प्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है, तो नेक्स्ट कौन से, प्रॉप्स नहीं है, स्टेट है, तो अगला कॉन्सेप्ट इसमें स्टेट है। स्टेट, स्टेट। स्टेट। तो चलिए अब हम लोग इसको क्लास कंपोनेंट के थ्रू करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, मैंने एक बनाया था बीट एंड क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, वैसे ही मुझे बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। तो एक एम्प्टी फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पर मुझे पहले तो रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग एक्सटेंड करना पड़ता है कंपोनेंट को। एक कंपोनेंट क्लास है, उसको एक्सटेंड करता है जो क्लास, वो हो जाता है क्लास कंपोनेंट। तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट का आर बड़ा रहेगा, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लास, और क्लास का नाम जो जैसे ही फंक्शनल कंपोनेंट में हम सेम रखते थे फाइल का नाम और फंक्शन कंपोनेंट का नाम, वैसे ही यहाँ पे भी रखेंगे। अब बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिट करना, फिर कहाँ से कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, रिएक्ट डॉट, रिएक्ट के अंदर एक क्लास होती है कंपोनेंट, तो जो भी इस क्लास को एक्सटेंड कर लेता है तो वो एक क्लास कंपोनेंट बन जाता है। तो बीट इन क्लिक क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने एक्सटेंड कर दिया रिएक्ट। अब देखिए, जब रिएक्ट कंपोनेंट को आप लोग एक्सटेंड करते हो क्लास कंपोनेंट, तो वहाँ एक मेथड होता है रेंडर मेथड, तो उसको हमको ओवरराइड करना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो मैं यहाँ पे रेंडर मेथड लिखूंगा। रेंडर क्लास कंपोनेंट में आप रेंडर मेथड लिख सकते हो, और उसके अंदर, अब रेंडर मेथड हम लोग कैसे लिख रहे थे पिछली क्लास में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने एक रेंडर मेथड, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेंडर लिखेंगे RENDER, और ये एक लाइफ साइकिल मेथड है। तो इसके अंदर अब हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न UI, तो रिटर्न, और इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है, UI में मुझे बटन बनाना है, BUTTON बटन, और यहाँ लिख देंगे क्लिक मी क्लास कंपोनेंट
जैसे वहाँ बनाया था, और सेव करते हैं इसको। अभी ये कुछ भी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको ना एक्सपोर्ट किया है ना इंपोर्ट किया है और ना ही वहाँ पे शो किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे, बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट, सॉरी बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट और सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया और इसको सेव कर देते हैं और ऐप डॉट जी एस एक्स में चलेंगे और वहाँ इसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया, वैसे ही इंपोर्ट बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट फ्रॉम बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट 5। तो सेव कर दिया। अब मुझे इसको दिखाना है तो टैग की तरह दिखाएंगे, नीचे सबसे नीचे बी टी एन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट के नीचे चलेंगे, बी टी एन क्लिक क्लास कंपोनेंट, और इसको बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे सेव। और उसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बटन हो गए। लेकिन अभी आप एक चीज़ चाहते हो कि जो दूसरा वाला बटन है उसके नीचे आए, तो हम लोग ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट तो पढ़े ही थे। तो ये जो यहाँ क्लास कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पर डिव, एक डिव लगा देंगे बीटेन के ऊपर। तो डिव भी लगा सकते हैं, डिव। तो डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट। तो वो अगली नीचे वाली लाइन में आएगा, कंट्रोल एक्स कर देंगे और उसको नीचे बंद कर देंगे, सेव करते हैं। सो देखिए अब क्या हुआ, वो नीचे वाले लाइन में आ रहा है। लेकिन अब ये दोनों चिपक के आ रहे हैं, तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा स्टाइल चाहिए। तो मैं इस डिप पे जाऊंगा और यहाँ पर एक स्टाइल लगा लूँगा। यहाँ पर थोड़ा स्टाइल लिखने का तरीका अलग है। यहाँ आप स्टाइल एट्रीब्यूट तो सेम ही लिखते थे वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे स्टाइल जब लिखेंगे तो इसके आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपको देना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मुझे एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज कैमल केस में होंगी, डैश लगा के नहीं लिखना है। तो यहाँ पर मुझे क्या प्रॉपर्टी चाहिए, मार्जिन, मार्जिन, और कैमल केस है तो टॉप। तो मार्जिन टॉप से चाहिए कितना, कोलन, और फिर यहाँ पे जो भी चाहिए आपको वो डबल कोट के अंदर लिखना है। तो थोड़ा ये सिंटेक्स थोड़ा चेंज सा है। सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मार्जिन आ गया, दोनों के बीच में मार्जिन आ गया। अब इसको अभी, लेकिन इस पे मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो तो क्लिक मी लिखा आ रहा है, लेकिन नीचे वाले भाई मैंने क्लिक इवेंट नहीं लगाया तो इसलिए नहीं चल रहा है। तो मुझे क्लिक इवेंट भी लगाना पड़ेगा। तो बटन के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑन क्लिक, और फिर वही चीज़ आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे बना, क्योंकि मुझे यहीं पे बनाना है तो वो दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, तो क्लिक नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब इस क्लिक फंक्शन को मैं यहाँ देखिए रिटर्न के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, यहाँ आप खाली यूआई को दिखा सकते हो। तो मुझे फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा रेंडर के बाहर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्लिक, और इसको ऐसे बंद कर दूंगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे कि अलर्ट, और यहाँ पर भी लिख दूंगा यू क्लिक्ड। सेव कर दें। तो आप चल के देखते हैं कि मेरा क्लास कंपोनेंट वाला चल रहा है कि नहीं। सब देखिए आ रहा है, यू क्लिक्ड मी, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यू क्लिक्ड मी, फंक्शनल कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आ रहा था। तो मैंने एक क्लास कंपोनेंट बना दिया जो कि वही काम कर रहा है जो फंक्शनल कंपोनेंट कर रहा है, और इसका कोड आप लोग देख लीजिए। तो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं आपको भेज देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में जो काम है वो सेम ही होगा हर बार, आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको कंपोनेंट का नाम चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। मैंने भेज दिया कोड आपको। इसको जल्दी से करिए और बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता रखी हुई कल भी, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। थोड़ा आपको सिंटेक्स याद करना पड़ेगा इसका, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। वो आप लोग जब काम करोगे ना धीरे धीरे तो हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा।
अच्छा, अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन सा केस फॉलो हो रहा है लिखने के लिए। कई सारे केस होते हैं ना, एक पास्कल केस होता है, कैमल केस, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा केस फॉलो हो रहा है रिएक्ट में। हर जगह देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्लास कंपोनेंट में BTN क्लिक क्लास कंपोनेंट ऐसे लिखा हुआ है। और फिर आप यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टी लिखा है, हाँ तो इसमें कैमल केस फॉलो हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब आप लोगों को क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट क्लियर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को यहाँ पर इन्होंने नोट्स में बताया हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आप लोगों का फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट क्लियर होगा, वही चीज़ में हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर चलते हैं ऊपर थोड़ा, यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, और ये है फंक्शनल कंपोनेंट जो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐप डॉट, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट इन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ऐप डॉट जेएस है, और इन्होंने ऐप डॉट जेएस नाम का ही एक फंक्शनल कंपोनेंट, तो यहाँ पर जेएस लिखिए चाहे जेएसएक्स, बात एक ही है, लेकिन आप लोग क्या फॉलो करिए, जेएसएक्स से लिखिए। तो यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्ट लोगो फ्रॉम डॉट स्लैश लोगो डॉट एसवीजी, तो एसवीजी मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो एक इमेज का फॉर्मेट है, जैसे आपका पीएनजी होता है, जीआईएफ होता है, वैसे एक एसवीजी फॉर्मेट होता है। तो वहाँ से इन्होंने कोई लोगो होगा, लोगो की फोटो होगी, लोगो, तो वो इन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो डॉट एसवीजी, ये फाइल का पाथ है। उसके बाद इन्होंने सीएसएस फाइल को इंपोर्ट किया है, जो कि है इंपोर्ट, और ऐप डॉट सीएसएस फाइल इन्होंने करंट डायरेक्टरी में बनाया होगा, उसको इंपोर्ट किया है। फिर उन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ होगा यूजर नाम का, उसको इन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश यूजर। तो इन्होंने यूजर से यूजर कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। ये वही वही फाइल है जो ऐप डॉट जेएसएक्स हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने एक यूजर कंपोनेंट बनाया होगा और उसको इंपोर्ट किया, और फिर इन्होंने एक फंक्शन ऐप, ये तो बना बनाया आता है, रिटर्न में इन्होंने यूआई लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक डिव है जिसमें क्लास नेम। देखिए, जो हम लोग वहाँ एचटीएमएल में क्लास लगाते थे ना, क्लास, तो ये एक डिफरेंस है इसमें और रिएक्ट में, और जो आपका एचटीएमएल फाइल में लोग क्लास लगाते थे, वहाँ हम लोग खाली क्लास लिखते थे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। और क्लास नेम में एन बड़ा होगा, कैमल केस रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हम लोग एचटीएमएल में क्लास लिखते थे, उसकी जगह यहाँ आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसमें इन्होंने एक क्लास बनाया ऐप, और एक ऐप हेडर, और उसके अंदर हेडर कंपोनेंट इन्होंने अपना एक कस्टम एचटीएमएल लिखा, और उसी के साथ इन्होंने एक यहाँ पे यूजर कंपोनेंट को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर जो यूजर कंपोनेंट है, ये एक कस्टम कंपोनेंट है जो इन्होंने बनाया होगा नीचे, और फिर इसको इन्होंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टाइप कर लिया। अब ये यूजर कंपोनेंट नीचे बना हुआ है, देखिए यूजर डॉट जेएस या यूजर डॉट जेएसएक्स। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद एक इन्होंने फंक्शन बनाया, फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो आप जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नीचे लिखो, चाहे चाहे इसके साथ ही लिख लो। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूजर, और यहाँ पे यूजर कर लिया। या फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ लिखते फंक्शन यूजर और रिटर्न करते, और उसके बाद नीचे लिख देते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। सो बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को साथ में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं वहीं लिखना है। तो ये आपके फंक्शनल कंपोनेंट हो गए, और उसके बाद यहाँ पर क्लास कंपोनेंट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है, जब भी क्लास कंपोनेंट की बात हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक कंपोनेंट नाम की क्लास होती है, और उसी को जो इनहेरिट करता है वो क्लास कंपोनेंट बन जाता है। और उसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है, उसको हम लोग ओवरराइड करते हैं, बस इतना सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मुझे कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करवाना है, तो पहले उसको चाहिए, मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। अब यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट को ऐसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको रिएक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करते, अगर आप कंपोनेंट डायरेक्टली इंपोर्ट कर दे रहे हो तो रिएक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं रिएक्ट यूज ही नहीं हुआ, मैंने इसको एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर लिया, तो जरूरत नहीं है। अगर आप
आपको जरूरत नहीं है तो मत इंपोर्ट करिए। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट भी हो सकता है, क्लास कंपोनेंट भी, तो इन्होंने इसको इंपोर्ट कर लिया है यूजर को। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, इन्होंने भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को ऊपर ही कर लिया और क्लास बनाया है एक ऐप कंपोनेंट, और एक्सटेंड्स किया है कंपोनेंट को, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। और उसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है, उसको इन्होंने ओवरराइड किया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। और इसमें एक हेडर कंपोनेंट इन्होंने लिखा, उसके बाद यूजर लगा दिया। अब ये यूजर इन्होंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में बना के दिखाया हुआ है, देखिए, import react component from react, export default class, user extends component। तो ये एक है, और इसी को इन्होंने यहाँ पे कॉल कर दिया ऊपर app.jsx में इंपोर्ट करके यहाँ पे इन्होंने कॉल कर दिया है। तो ये यूजर वाला जो भी आपका यूआई होगा, जो आपने यहाँ पे S3 दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका दिख जाएगा। बस इतना ही काम है। फिर ये है JSX। तो JSX मैंने आपको कल बताया था, जावास्क्रिप्ट प्लस XML। और इसमें एक होता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए रिएक्ट वालों ने क्या किया, ये सब अपने आप करके दे दिया है हमको, डायरेक्ट जो ये बता रहे हैं ऐसे फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट, यही चीज़ें बनानी है, इसी से सारा होगा। और उसके बाद क्लिक इवेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल, कि एक फंक्शन आप क्लिक बनाएंगे और क्लिक को ऐसे आप कॉल कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। सो अब हम लोग स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, स्टेट क्या होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। सो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कुछ डाउट है? तो हम लोग स्टेट शुरू करते हैं। स्टेट, बताइए आप लोग। बताइए आप लोग, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो हम लोग स्टेट शुरू करें। स्टेट्स क्या होते हैं? तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ स्टेट्स पढ़ाने से पहले, वो स्टेट्स में काम आएगा, कि आप लोग जब जावास्क्रिप्ट यूज करते थे तो कौन से कीवर्ड्स ऐसे थे जिससे आप लोग वेरिएबल बनाते थे, बताइए। कीवर्ड्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू मेक वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट जो हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, कि हम लोगों ने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा, तो डी स्ट्रक्चरिंग कितने टाइप की होती है, बताइए। डी स्ट्रक्चरिंग, टाइप्स ऑफ डी स्ट्रक्चरिंग कितने टाइप की होती है? ES6 में मैंने अभी आपको पढ़ाया था। क्या क्या होती है, आप लोग नाम के साथ बताइए प्लीज। और भी लोग आंसर करिए, टाइप्स ऑफ डी स्ट्रक्चरिंग कितने टाइप की होती है, बताइए।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिन नहीं नहीं, इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन तो होता है, चलिए वो ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या होती है कि इसमें आपका जो मेन चीज़ है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग और एरर डिस्ट्रक्टिंग, दो टाइप की होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। क्या डिफरेंस होता है अपनी लैंग्वेज में आप लोग बता सकते हो, गलत होगा तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। क्या समझते हो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो आप लोग पढ़े हो, उन दोनों में डिफरेंस आपको क्या लगता है, क्या होता है डिफरेंस? इस टॉपिक के लिए जरूरी है क्योंकि जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए। और नहीं पता तो लिख दीजिए नहीं भी पता। वन टास्क तो दोनों करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस? हाँ, सीक्वेंस वाइज तो होता है सिंक्रोनस में। और किसी को नहीं पता बताइए। तो मैं बता देता हूँ आपको, सिंक्रोनस जो होता है ना, सिंक्रोनस सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट होता है जब टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब रन करता है। ओके, तो सिंक्रोनस जो होता है उसका मतलब हो गया कि आप लोगों को कोई वेट नहीं करना है, सारा काम आपको टाइम पे कराना है सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस डोंट वेट फॉर द टास्क एंड रन्स सीक्वेंसली, तो सिंक्रोनस हो गया। और जो आपका असिंक्रोनस हो गया, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई, जो आप लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट एपीआई कॉलिंग के लिए भेजते हो, तो वो जाने आने में टाइम लगता है, तो वो हो गया आपका असिंक्रोनस कॉल। सो अगर मैं वैर कॉमा लेट कॉमा कॉन्स्ट का यूज़ करके अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ, तो ये जो है सिंक्रोनस कॉल है या सिंक्रोनस? अगर मैं वैर और लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल बनाता हूँ, तो वो क्या, ये जो काम मैं कर रहा हूँ वेरिएबल बनाने वाला काम, ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एक बार कि जैसे ऐसा टाइम आउट वाला जो फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका असिंक्रोनस कोड होता है, मैंने आपको एक बार बताया था। तो जो वेरिएबल बनाने वाला काम है वो क्या सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस? सब लोग आंसर करिए प्लीज़। देखिए गलत भी बताइए, लेकिन बताइए आप लोग, अगर आप लोग नहीं बताते हो तो आप लोग अपने साथ ही गलत करते हो, तो आंसर करिए प्लीज़, गलत होगा कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग वैर लेट और कॉन्स्ट करके जो कीवर्ड का यूज़ करके जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो सिंक्रोनस कोड होता है।
असिंक्रोनस कोड वही होगा जो कि थोड़ा टाइम बाद रन होगा, जैसे कि आपकी जो एपीआई कॉल्स होती हैं, जो आप फेच एपीआई पढ़े थे एक बार, वो आपका असिंक्रोनस है। सेट टाइम आउट भी आपका असिंक्रोनस कोड है। सेट इंटरवल क्या है बताइए आप? सेट इंटरवल एक फंक्शन मैंने आपको बताया था। सेट इंटरवल सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस? तो सॉरी, थोड़ा डिले आ गया था, तो हम लोग करते हैं। बताइए स्क्रीन विजिबल तो नहीं होगा, अभी शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन विजिबल है अभी, बताइए आप लोग। एक बार बताइए स्क्रीन विजिबल है, और आवाज़ आ रही है कि नहीं वो भी बता दीजिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? सिंक्रोनस और तो जो आपका सेट टाइम आउट होता है या सेट इंटरवल या एपीआई कॉल्स हो गई, ये सारा आपका सिंक्रोनस कोड होता है। और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आप बनाते हो या कैलकुलेशन करते हो, वो सब सिंक्रोनस कोड होता है। तो आपका जो रिएक्ट बोलता है क्या कि जो चीज़ें आपको जैसे जो चीज़ें आपको बार बार चेंज करनी है, समझ रहे हैं? जैसे कि आपका कोई भी चीज़, अब आप अगर वेरिएबल बनाते हो रिएक्ट में, तो रिएक्ट में कॉन्सेप्ट आता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा। तभी हम लोग समझेंगे कि स्टेट का यूज़ क्यों करते हैं। तो स्टेट हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट बनाने के लिए। स्टेट स्टेट मतलब हो गया कि कुछ डेटा स्टोर करना है अगर हमें वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स हम लोग स्टेट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो हम लोग, अब आप, ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल जैसे बनाते हैं लेट कॉन्स्ट का यूज़ करके, वैसे क्यों नहीं बना सकते? तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपका जो नॉर्मल वेरिएबल्स आप बनाते हो ना, नॉर्मल वेरिएबल्स सपोर्ट्स सपोर्ट्स सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी, सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी। और जो आपका जो नॉर्मल वेरिएबल सपोर्ट्स सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी, लेकिन जो आपका स्टेट्स होता है, स्टेट्स सपोर्ट्स असिंक्रोनस क्रोनस फंक्शनैलिटी।
तो ये डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल आप var let const का यूज़ करके, कीवर्ड्स का यूज़ करके जो वेरिएबल बनाते हैं, वो क्या सपोर्ट करते हैं, सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को, और जो स्टेट सपोर्ट करता है वो असिंक्रोनस। तो अब देखिए, जब हम लोग नॉर्मली डोम का यूज़ करके पहले वेरिएबल्स बनाते थे और उसमें चेंजेस करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि रिएक्ट का फ़ायदा क्या होता है। रिएक्ट का फ़ायदा मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब खोलिए और वहाँ जब आप लाइक बटन पे क्लिक करते हो तो खाली उतना ही कोड रिफ्रेश होता है, पूरा यहाँ से रीलोड नहीं होता। तो वही चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन खोल के देखें, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैंने अभी एप्लीकेशन बनाया हुआ है जो रन हो रहा था, तो ये जो फंक्शन, ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक में आया लेकिन ऊपर कुछ भी रिफ्रेश नहीं हुआ। देखिए, अगर मैं इस काउंट की 0 है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये चीज़ अगर मैं वेरिएबल का यूज़ करके बनाता ना, तो यहाँ पर वो 0 ही रहता, वो चेंज नहीं होता। ये चेंज इसलिए हो रहा है, आप देखिए यहाँ रिफ्रेश तो हो नहीं रहा, तो ये चेंज क्यों हो रहा है। अगर वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल कब चेंज होता है, जब पूरा जावास्क्रिप्ट फिर से रिफ्रेश होगा, तभी वो चेंज होता है। जब मैं बटन पे क्लिक करता था डूम में, तो पूरा रिफ्रेश होता था यहाँ से, और जब क्लिक करता था तो रिफ्रेश होता था, फिर आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता था। लेकिन जब आप बात करते हो रिएक्ट में, तो रिएक्ट में ये तो रिफ्रेश ही नहीं होता। रिएक्ट में जब आप यहाँ से मैनुअली रिफ्रेश करोगे तब रिफ्रेश होगा, तब ये देखिए 0 हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 किया, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही रहेगा। बार बार आप यहाँ से मैनुअली रिफ्रेश करोगे तब ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये असिंक्रोनस कोड है। एक तरीके से अगर आप असिंक्रोनस कोड लिख रहे हो तभी ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिंक्रोनस कोड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा आपका। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया दोनों में डिफरेंस। स्टेट जो होता है वो आपका सपोर्ट करता है असिंक्रोनस फंक्शनैलिटी, और नॉर्मल वेरिएबल सपोर्ट करते हैं सिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को। तो अब यहाँ पर मैं एक आपको प्रॉब्लम, वही चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर क्लास कंपोनेंट को हटाते हैं, बीटीएन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट जो मैंने भी बताया बनाया था, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ, एक ही सिंपल खोल के रखता हूँ, बीटीएन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैंने अभी ये बनाया था। अभी देखिए यहाँ पर बीटीएन क्लिक पे क्लिक हो रहा था, तो ये एक ही काम हो रहा है अभी, क्लिक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एक यहाँ पे ग्लोबल एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिखूंगा लेट लेट काउंट काउंट इक्वल्स टू 0। अब ये आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे मैंने बनाया है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप लोग समझिए। तो लेट काउंट इक्वल्स टू 0 करके एक वेरिएबल मैंने बना दिया। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, आप जब इस पर क्लिक हो तो क्लिक वाला फंक्शन बार बार चलेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अलर्ट यू क्लिक्ड मी, और उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस इसमें कॉन्केटिनेशन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे काउंट, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पर टाइम्स। तो इससे क्या होगा, यू क्लिक्ड मी, और फिर काउंट में जो है इसकी वैल्यू होगी, तो 0 टाइम्स 1 टाइम्स ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ऐसा होना चाहिए, मैंने इसलिए लगाया। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसके नीचे इसकी एक वैल्यू को बढ़ा दूंगा, जैसे ही क्लिक हो इसकी एक वैल्यू यहाँ पर ऊपर ही बढ़ा देंगे, अलर्ट के ऊपर काउंट प्लस प्लस। तो इससे एक वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये क्लिक पे क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू 0 से 1 होगी, और फिर यहाँ पे लिखा है यू क्लिक मी 1 टाइम्स। फिर जब एक बार फिर किया तो यू क्लिक मी 2 टाइम्स। तो ऐसे करके आना चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और चल के आउटपुट देखते हैं। तो नीचे वाला है, और मैंने ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, फंक्शन बटन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट, तो फंक्शनल कंपोनेंट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तभी ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बटन क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट जो था उस पर क्लिक करते हैं। देखिए यू क्लिक्ड मी 1 टाइम्स आया अभी को, ठीक है, ओके कर दिया। फिर यू क्लिक्ड मी 2 टाइम्स आया, ओके कर दिया। यू क्लिक्ड मी 3 टाइम्स आया, यू क्लिक्ड मी 4 टाइम्स आया, और यू क्लिक्ड मी 5 टाइम्स आया। तो ये चीज़ आपका आ रहा है क्या, कि यहाँ पर आपका जो काउंट है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, और वो बार बार क्लिक होके यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। सो आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है बार बार, और बार बार इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और जब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो फिर देखिए अभी फिर से 1 से शुरू हो गया।
फिर 2, फिर 3। अब ये तो हो गया आपका, ये अभी तक मैं जावास्क्रिप्ट में कॉल कर रहा हूँ तभी ये ऐसा आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कहाँ कॉल कर रहा हूँ इसको, मैंने क्या बोला था, रिटर्न के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, जावास्क्रिप्ट में ऊपर लिखूंगा, और काउंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो अभी तो सही आ रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मैं रिएक्ट में कॉल करता हूँ, रिएक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, रिटर्न के अंदर ये जो आपने यूआई बनाया यहाँ पे। तो क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट के बाद यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पर मैं जैसे जावास्क्रिप्ट में आप मैंने बताया था ना ऐसे करते हैं, और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो काउंट में यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी। सेव करते हैं, और देखिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्लिक मी। अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्लिक मी 1 टाइम्स हो गया, ओके कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका 0 ही है। फिर क्लिक मी 2 टाइम्स, ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपका चल रहा है सही, यू क्लिक मी 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे आपका 0 ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए यू क्लिक मी 3 टाइम्स, यहाँ पर लेकिन 0 ही आ रहा है, क्यों? यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यहाँ पर लेकिन 0 ही है आपका। अब आप बोलोगे कि मेरा ये वेरिएबल तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो यूआई में ये सिंक्रोनस कोड है, ये आपका सिंक्रोनस कोड है जो रन हो रहा है, लेकिन ये आपका असिंक्रोनस कोड है। जो रिएक्ट रेंडर करता है, फंक्शंस को रेंडर जब करता है ना, तो वो असिंक्रोनस होता है। जब यहाँ पर जब वो काउंट वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, तो उसकी पहले स्टेट को ही प्रिंट करा रहा है, वो 0 को ही, वो इसको चेंज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने दो, वर्चुअल डोम जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये आपका जो रियल डोम है वो अपडेट हो रहा है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो मेन पार्ट है वो ये यूआई है। यूआई में जब आप दिखा रहे हो तो यहाँ पे 0 ही दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखो ऊपर जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो अपडेट हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेट यूज हुआ है। इतना समझ आया आपको डिफरेंस? बताइए, इतना समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बताइए, इसमें कुछ डाउट है? थ्योरी में कुछ डाउट है? बताइए। और नहीं डाउट है तो मैं आगे बताता हूँ फिर। स्टेट्स को क्यों यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्या रीज़न है, तभी तो आप यूज़ करोगे। आपको जब रीज़न ही नहीं पता कि क्यों यूज़ कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है तब? बताइए आप लोग। थ्योरी क्लियर है? हाँ, तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि स्टेट नहीं यूज़ करके क्या होता है। नॉर्मल वेरिएबल अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ जब आप रेंडर कर रहे हो, देखिए काउंट वेरिएबल लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और मैंने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन क्लिक, और यहाँ काउंट प्लस प्लस किया, यहाँ तो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आप करा रहे हो तो सही हो रहा है। जब आप इसको रेंडर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंडर करते टाइम क्योंकि आपका रेंडर का कोड रिफ्रेश नहीं होता, मैंने आपको क्या बताया था, वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ आपकी रिफ्रेश करने लायक होगी, जो चेंज हो रही होगी वही रिफ्रेश होगी। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा, आपका जो यूआई एलिमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, वो पहले का ही है। तो पहले इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 ही है। जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे बार बार ये रन हो रहा है, ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है। जब बटन पे क्लिक कर रहे हो, बटन पे क्लिक करने पे ये थोड़ी रिफ्रेश हो रहा है, बटन पे क्लिक करने पे जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बार बार चल रहा है, ये फंक्शन रिफ्रेश हो रहा है तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा है। अब इसको भी तो असिंक्रोनस कॉल जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी जो स्टेट है उसको चेक करती है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग स्टेट लगा सकते हो, स्टेट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आप स्टेट को डायरेक्टली फंक्शन बना के नहीं यूज़ कर सकते, जो स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमको हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कल कि जब हम लोग हुक्स यूज़ करते हैं तो उसके आगे यूज़ लगता है। तो यहाँ पर जो स्टेट है उसका हुक क्या है, यूज स्टेट। तो स्टेट एक फंक्शन है, स्टेट एक कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट को अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे, और हुक्स के आगे हम लोग लगाते हैं यूज़। तो जो हमारा स्टेट होता है, जो स्टेट है, अगर उसको यूज़ करना है तो यूज़ स्टेट एक हुक है, यूज़ स्टेट एक हुक है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट।
तो अब हम लोग इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक तो आना चाहिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग, और तो पहले हम लोग को यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट में। तो हम लोग चलेंगे अपना फंक्शनल कंपोनेंट में। अब मैं ये वेरिएबल ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये वेरिएबल मैं स्टेट की मदद से बनाऊंगा। तो स्टेट की मदद से कैसे बना सकते हैं? पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टेट को। यहाँ पे नीचे आते हैं इसको लेके, और यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट, और जो भी चीज़ें जैसे कंपोनेंट क्लास हम लोग होता था उसको इंपोर्ट करते थे, या यूज स्टेट वगैरह, तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की तरह, और यहाँ लिखना पड़ेगा यूज स्टेट। ये भी कैमल केस है, देखिए, यूज स्टेट फ्रॉम, और ये भी रिएक्ट के अंदर से ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो ये ऐसे रिएक्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कैमल केस है, यूज का ये जो है, और बाकी जो यहाँ पर यूज स्टेट है उसका एस बड़ा है। तो यूज स्टेट हुक को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब उसके बाद ये जो लेट काउंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद सॉरी मैंने इसको डिलीट ही कर दिया। तो नीचे आते हैं, और देखिए मैं इसको रिटर्न के बाहर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि आप लोग जो भी कोड लिखते हो रेंडरिंग वाला, यूआई वाला, वो आप रिटर्न के अंदर लिखते हो, लेकिन बाकी जो कोड है वो आपको रिटर्न के बाहर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिए, ध्यान ध्यान करिए। एरे डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या करते थे? एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते थे? तो आप लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप एरे का लगाते थे, और यहाँ वेरिएबल सा बनाते थे जो वेरिएबल में आपको डेटा चाहिए। तो जो आपका ये यूज स्टेट होता है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है। तो दो वेरिएबल आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। पहला जो होता है वो वेरिएबल का नाम होता है, तो वेरिएबल का नाम मेरा है काउंट, और दूसरा चीज़ ये फंक्शन रिटर्न करता है। सो यहाँ पर दूसरा जो है, और हमें फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। तो पहला हो गया वेरिएबल, जो आपको वेरिएबल बनाना है, और दूसरा उसको चेंज करने के लिए एक फंक्शन को रिटर्न करता है जिसका नाम हम सेट से चालू करते हैं। तो सेट लिखेंगे, और फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम सेट काउंट, ऐसे करके हम बनाएंगे इक्वल टू। अब आपको जहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो कहाँ से रिटर्न कर रहा है? यूज स्टेट से। तो यूज स्टेट को मैं कॉल कर लूँगा यहाँ पे। तो देखिए ऐसे ही तो हम लोग करते थे, यहाँ पे हम लोग एरे लिखते थे, और एरे में से एक एक चीज़ को हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर लाते थे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जब आप लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे, तो आपके पास एक एरे होता था, लेट ए आर आर इक्वल्स टू मैंगो, और फिर मैंगो, एप्पल, और कॉमा ऑरेंज। ये मैं जावास्क्रिप्ट में बता रहा हूँ कैसे करते थे आप लोग। तो ऐसे करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे? जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर आप एरे बनाते थे, यहाँ पर लिखते थे फर्स्ट, सॉरी स्ट्रिंग में रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट, कॉमा सेकंड, कॉमा थर्ड। ये वेरिएबल बनाते थे, इक्वल्स टू आप लिखते थे ए आर आर। तो ऐसे करते थे ना आप। यहाँ पर ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये डबल कोड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होता था? जो आपका फर्स्ट में मैंगो आ जाता था, सेकंड में एप्पल, और थर्ड में ऑरेंज आता था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कि मैंने एक ये जो यूज स्टेट होता है ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। यहाँ पर एरे क्या रिटर्न कर रहा था? तीन चीज़ें रिटर्न कर रहा था, तीन तीन वैल्यूज। यहाँ पर जो यूज स्टेट है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसका नाम, एक जो आप वेरिएबल बना रहे हो उसको, और एक बना रहे हो जो फंक्शन एक होगा जो इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, एक को मैंने काउंट में स्टोर कर लिया, एक को मैंने सेट काउंट में। तो फंक्शन का नाम क्या हो गया? सेट काउंट, और जो वेरिएबल का नाम है वो काउंट हो गया। ये मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेट का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेट, यूज स्टेट हुक, हुक। तो यहाँ पर क्या है, यूज स्टेट हुक का यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कमेंट भी लिख दिया यूज स्टेट हुक। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया,
और यूज स्टेट का यूज करके काउंट नाम का वेरिएबल, और उसको चेंज करने के लिए एक फंक्शन है सेट काउंट नाम का। सो सेट काउंट एक फंक्शन है जो कि इस काउंट की वैल्यू को चेंज करेगा, और इसमें आप बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू भी दे सकते हो। मैं जब वैल्यू ऊपर देखिए लेट काउंट इक्वल टू 0 बनाया था, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 0 मैंने डाला था। तो आपको अगर कोई वैल्यू डालनी है इसमें तो क्या कर सकते हो, काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, यहाँ तक तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ आप डाल दीजिए जो वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए, तो 0 मैं डाल देता हूँ। सो काउंट में 0 आ जाएगा पहले से। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो ये काउंट है ऐसे नहीं लिख सकते आप, आपको चेंज करना है जो, तो आपको वो सेट काउंट की मदद से ही चेंज करना पड़ेगा। आप जो स्टेट की मदद से आप वेरिएबल बनाते हो, उसको चेंज करने के लिए आपको सेट काउंट फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने इसको यूज नहीं किया इसलिए ये थोड़ा डिम दिख रहा है। तो मैं जहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिख रहा था उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अब यहाँ चेंज कर रहा था मैं तो सेट काउंट, COUNT काउंट, जो मेरा मेथड है ऊपर, और उसमें क्या करेंगे, जो काउंट है ऊपर +1, तो एक एक बार ये प्लस हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे काउंट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा कि जितनी बार ये काउंट को रिफ्रेश करेगा, जितनी बार ये काउंट को प्लस करता जाएगा, तो ये पूरा को रिफ्रेश कर देगा, तो ये आपका UI भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे काउंट में जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। जब ये काउंट +1 करेगा, जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा ये पेज रिफ्रेश कर देगा वो ऑटोमेटिक, जो डोम है उसको चेंज कर देगा। आप देखते हैं एक बार करके क्या आउटपुट आता है। सो आप देखिए यहाँ पे 0 है, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पहली बार, तो मेरा जो स्टेट है वो रिफ्रेश हो गया। आप देखिए क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट, तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक मी 0 टाइम्स आया अभी, फिर देखिए 1 हो गया यहाँ पर, अभी देखिए 1 हो गया, और फिर एक बार मैंने फिर से क्लिक किया तो आप देखिए यू क्लिक मी 1 टाइम्स आया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया। अब ये लेट लेट क्यों चल रहा है, देखिए यहाँ पर तो सही चल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ही है अभी। जब मैंने ये तीसरी बार दबाया तो ये 2 बार क्यों दिख रहा है, आप ध्यान दे रहे हो। जब मैंने यहाँ पे दबाया तो इसको 3 दिखाना चाहिए, यहाँ पे 2 टाइम्स, और जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद ये तो सही चल रहा है, ये तो 3 हो गया, क्योंकि ये असिंक्रोनस कोड है। अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस कोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान होगा आपको, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अगर इसको भी मुझे सही से प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर इसको या तो मैं असिंक अवेट के अंदर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं प्रोमिस के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ। तो वो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पे सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से अलर्ट की जरूरत नहीं है, अगर सेव करते हैं और मुझे खाली यहीं पे दिखाना है, तो देखिए अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 0 हो गया। ऐसे ही आपका जो इन्होंने बना के दिया था वही भी, वो भी ऐसे ही चल रहा था, ये भी ऐसे ही चल रहा है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक चला दिया मैंने, ये चल रहा है। अब मैं इसको भी करूँगा तो वो भी ऐसे ही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देखिए ये भी वही काम कर रहा है। सो अब ये मैं कॉपी करके आपको भेज देता हूँ, एक बार इसको यूज करके देखिए आप लोग। फंक्शनल कंपोनेंट था बीटीएन क्लिक। अब इसको आपको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐप में मैंने पहले से ही बना रखा है, तो वहां पर कुछ मत करिएगा, बस इसी को आप लोग चेंज करिए। सो मैं इसको आपको कोड भेज दे रहा हूँ। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए।
तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। तो अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ सारा चीज़। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और ये चीज़ मैं हटा देता हूँ नीचे वाली। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आपका कोड था। सो इसमें क्या था कि मुझे मुझे क्या चाहिए था कि जो भी चीज़ें मैं करूँ, जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर ऊपर देखिए, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो आपका देखिए काउंट इज क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट जीरो आ रहा है और काउंट इज जीरो। अगर मैं काउंट इज जीरो पे क्लिक करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये चल रहा है। वैसे ही मुझे इसमें भी चाहिए कि मुझे जो ये है इसको भी ऐसे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक मी फंक्शनल कंपोनेंट और तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं पुराने की तरह ही कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस। तो ये जितनी बार भी मतलब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चलेगा और ये काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। और फिर यहाँ पे काउंट को हम लोग यहाँ पर देखिए बटन में ही यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट कोड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेव करते हैं और एक बार चलते हैं और देखते हैं। सो जब मैं क्लिक भी फंक्शनल कंपोनेंट पे क्लिक करूँ तो जीरो से ये 1 2 3 4 करके 10 तक जाना चाहिए अगर मैं 10 बार करूँगा तो। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जीरो ही हो रहा है, ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर देखिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाके इसकी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में भी अगर प्रिंट कराऊँ काउंट को तो वहाँ पर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर चलते हैं और इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे इसको साइड में करना पड़ेगा थोड़ा, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ मुझे क्या चाहिए, कंसोल, और ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। बीट हॉट अपडेटेड कनेक्टेड, हाँ यहाँ देखिए वन प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन जीरो है, यहाँ वन प्रिंट हो रहा है। फिर एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए टू प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जीरो ही है। फिर एक बार तीन कर रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ जीरो ही आ रहा है। तो ये जो आपका स्टेट है वो तो ये जो आपका वेरिएबल है वो तो अपडेट हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रही है। लेकिन यहाँ रिफ्रेश नहीं हो पा रही क्योंकि वो पूरे कोड को अपडेट नहीं कर रहा है। वो खाली यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वही अपडेट हो रहा है, जो आपका यूआई एलिमेंट है वो अपडेट नहीं कर रहा। तो जब यूआई एलिमेंट को भी अपडेट कराना है तो आप वेरिएबल को मत यूज़ करिए, वहाँ पर आप यूज़ करिए स्टेट को। तो स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें पहले स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यूज स्टेट, और कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। तो रिएक्ट से हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करेंगे और यूज स्टेट से उसको कॉल करेंगे। तो यूज स्टेट में जो यूज स्टेट हुक होता है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक होता है आपका वेरिएबल का नाम और दूसरा होता है वेरिएबल फंक्शन का नाम जिससे वो चेंज कर सके। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा काउंट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स लिखेंगे कॉन्स्ट, और फिर एरे, और एरे में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वेरिएबल का नाम तो मैं रख दूंगा काउंट, और दूसरा सेट, सेट काउंट, सी बड़ा रहेगा, इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक को कॉल कर लेंगे और वो हमें रिटर्न कर देगा। इस मैंने आपको क्या बताया था, हुक जो होते हैं उसका सिंपली फंक्शन ही होते हैं। तो यूज स्टेट नाम है फंक्शन का और वो रिटर्न कर रहा है दो चीज़ें, काउंट और सेट काउंट। तो काउंट में मेरा वेरिएबल आ गया, सेट काउंट में जो फंक्शन जो कि इस वेरिएबल को चेंज करेगा। और इसको इनिशियल वैल्यू आपको कुछ देनी है, जैसे यहाँ पे लेट काउंट इक्वल टू जीरो दे रहे थे तो वहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो यूज स्टेट के अंदर जीरो। तो वो जीरो इसमें काउंट में सेट कर देगा और उसके बाद यहाँ पर भी दिखा देगा। तो सेव करते हैं और एक बार चलते हैं, अब देखते हैं। और यहाँ पर मैं इसको चेंज करना है तो ऐसे नहीं कर सकते आप चेंज आप स्टेट को, यहाँ पर करिए सेट काउंट, जो ऊपर मेथड उसको कॉल करिए और यहाँ पर क्या लिखिए, काउंट प्लस वन। तो जितनी बार भी क्लिक हो तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो सेव करते हैं और देखते हैं। अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं।
तो देखिए अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी तो यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ भी 0 ही है, क्योंकि ये जो है स्टेट है, तो स्टेट असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस मतलब असिंक्रोनस कॉल के लिए आपको असिंक का वेट लगाना पड़ेगा वहाँ पे कंसोल में, तभी वहाँ पे वो सही से अपडेट करेगा, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब अगला जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होकर 1 हो जाएगा, तो ये थोड़ा लेट चलता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आपका यूआई एलिमेंट देखिए अपडेट हो रहा है प्रॉपर। यहाँ पर दूसरी बार क्लिक किया तो 2 हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 1 ही आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही आपका ये भी चल रहा था, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इन्होंने बनाया था, तो हमने भी वैसा ही एक चीज़ बना दी। अब ये 9 ही है, जब इसको मैं 10 करूँगा तब ये रिफ्रेश हो, जब ये 11 होगा तो ये 10, तो ये चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपको समझ आया कि नहीं, आप बताइए। आप एक बार बताइए समझ आया कि नहीं, और सब लोग भी बताइए कौन कौन है। ऋचा जी समझ आ रहा है कुछ, बताइए। सोनम जी। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर हम इसको अभी पढ़ना चाहें, थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट इसका अगर देखें तो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार कि थ्योरी क्या बोल रही है। तो ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल देख लिया पहले ही। तो रिएक्ट स्टेट अब क्या आता है। रिएक्ट कंपोनेंट हैज़ अ बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट। तो स्टेट को ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बता रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो स्टेट। सो द जो स्टेट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एक वेरिएबल को बनाता है और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको बनाता है। सो द स्टेट ऑब्जेक्ट इज वेयर यू स्टोर प्रॉपर्टी वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द कंपोनेंट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द स्टेट ऑब्जेक्ट इज वेयर यू स्टोर प्रॉपर्टी वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द कंपोनेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल, प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं जो कि कंपोनेंट के अंदर डिफाइन होती है। व्हेन द स्टेट ऑब्जेक्ट चेंजेस द कंपोनेंट री रेंडर्स। तो ये वही चीज बता रहा है जो हम लोग ने अभी किया है। द कंपोनेंट री रेंडर्स, री रेंडर मतलब क्या होता है, री रेंडर मतलब रिफ्रेश होना। तो आपका जो जब हम लोग यहाँ पर काउंट लेट काउंट इक्वल टू 0 कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो तो रिफ्रेश हो रहा था, वो री रेंडर हो रहा था, लेकिन ये जो बटन कंपोनेंट है ये बार बार री रेंडर नहीं हो रहा था, ये पुरानी ही वैल्यू दिखा रहा था जो कि 0 थी। और जब हमने स्टेट का यूज़ किया तो ये जो कंपोनेंट है सारा री रेंडर हो रहा था जब स्टेट चेंज हो रही है। जब काउंट में वैल्यू चेंज हो रही है तो ये भी री रेंडर हो जा रहा है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जा रही है, फिर 2 हो जा रही है। सो इसीलिए हम लोग स्टेट का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ ये बता रहा है, क्रिएटिंग द स्टेट ऑब्जेक्ट। अब स्टेट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू नहीं बताया है, यहाँ पर क्लास कंपोनेंट के थ्रू बताया है। लेकिन जो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। वहाँ पर स्टेट को इम्पोर्ट करिए ऐसे करके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको, स्टेट को इम्पोर्ट करिए। उसके बाद एक डिस्ट्रक्चरिंग का कोड लिखे, कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, एक होगा वेरिएबल, एक उसका मेथड जो कि चेंजेस करेगा, इक्वल टू यूज स्टेट। और उसमें कुछ अगर आपको इनिशियल वैल्यू देनी है तो आप 0 दे दीजिए, या कुछ भी जो आपको देना हो। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूँ तो फिर यहाँ पर ये कहाँ कहाँ से चलेगा, तब 10 से चलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनिशियल वैल्यू 10 दे दूँ यहाँ पर और सेव करूँ और फिर चलते हैं और फिर से देखिए देखते हैं, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू वो 10 है, तो यहाँ पर 10 दिखा रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है पहले, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 उन्होंने दी होगी। यहाँ पर लेकिन 10 है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 सेट किया हुआ है। अब जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा तो ये 11 होगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और फिर काउंट को मैं जब चेंज करूँगा वैल्यू, सेट काउंट करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको 2 से इंक्रीमेंट करना है तो +2 कर लीजिए, तो आपका +2 होगा। तो ये चीज़ आपका है। अब ये तो फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू था। अगर मैं इसी को अगर अगर मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू करना चाहूँ तो वहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वो क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही बता रहा है। तो मेन आपका ये है, ये ऐसे भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ होता है, क्लास कंपोनेंट कम यूज़ होता है। लेकिन देख लीजिए, आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कार नाम का क्लास बनाया है, क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। यहाँ तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं।
उसके बाद एक इसमें कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप कार का ऑब्जेक्ट बनाते हो, कार जो क्लास बना रहे हो इसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो इसके अंदर एक प्रॉप्स आता है। तो प्रॉप्स अभी हम लोग पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ जो इसके अंदर डालना है। और सुपर नाम का एक सुपर कीवर्ड होता है, उसके अंदर ये प्रॉप्स इन्होंने डाल दिया। अब ये काम क्या कर रहा है ये आप लोग समझ लीजिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसको। तो ये क्या करता है, ये कॉल करता है इसके ऊपर वाली क्लास को जिससे ये एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर किससे एक्सटेंड हो रहा है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। तो सुपर का काम होता है बस इतना कि सुपर जो होता है वो कंपोनेंट क्लास को कॉल कर देता है बस। अब यहाँ पे एक दिस कीवर्ड भी यूज हो रहा है। दिस कीवर्ड हम लोगों ने ES6 में भी पढ़ा था कुछ दिन पहले। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, वो आपके करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। सो करंट क्लास को होल्ड कर रहा है ये क्लास का नाम क्या है, कार। तो दिस का मतलब ये कार को पॉइंट कर रहा है। तो कार डॉट स्टेट लिखिए या दिस डॉट स्टेट, बात एक ही है। सो दिस डॉट स्टेट, तो मैं अभी यहाँ पे इन्होंने ही बताया था कि स्टेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस कार का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो दिस डॉट स्टेट, तो जो कार है उसको इन्होंने दिस बोला और दिस डॉट स्टेट। तो कार के जो स्टेट है उसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये ब्रांड लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे वेरिएबल को भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ वेरिएबल बनाया था काउंट, उसको भी पास कर सकते हो, एरे भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, बुलियन भी पास कर सकते हो, नंबर भी पास कर सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। तो ये जो स्टेट है अब इसका, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो हम लोग ये चीज़ अपने एग्जाम्पल से भी देखेंगे कैसे करते हैं। तो हम लोग चलते हैं और अब इसको ही जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू करके देखा हुआ है और अब क्लास कंपोनेंट के थ्रू करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो काउंट वाला है, अब हमें क्या चाहिए देख लीजिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मुझे ये जो क्लिक मी क्लास कंपोनेंट है यहाँ पर भी एक वेरिएबल को प्रिंट कराना है, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे क्लास वाले कंपोनेंट में। तो मैंने यहाँ पर बीटीएन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट एक बनाया था और एक क्लास कंपोनेंट भी बनाया था, बीटीएन क्लिक क्लास कंपोनेंट। तो अब हम लोग जो कोड करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे बीटीएन क्लिक क्लास कंपोनेंट में। तो उसमें चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो अगर मैं काउंट का वेरिएबल बनाऊंगा और करूंगा तो वो री रेंडर नहीं करेगा, रिफ्रेश नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या, स्टेट। तो स्टेट आपको पता ही है कि जो यूज स्टेट हुक होता है वो हुक था। तो हुक जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग बीटीएन क्लिक क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। तो क्लास कंपोनेंट में आपका हुक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेट, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो अभी आपने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में। यहाँ पर स्टेट क्या था, इन्होंने बोला ना स्पेसिफाई द स्टेट ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर मेथड। तो यहाँ पर स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हुक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह हैंडल करेंगे उसको। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इस क्लास के अंदर ही है। तो एक मैंने क्लास बनाया है बीटेन क्लिक क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट। तो मेरा जो कंपोनेंट के अंदर से सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो स्टेट भी आ जाएगा, स्टेट भी बीटीएन क्लिक क्लास कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा या उसमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर भी होता है इसमें। जो आप क्लास कंपोनेंट बनाते हैं उसमें कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला काम है, कंस्ट्रक्टर आप बनाइए और उसके अंदर सुपर करके कॉल कर दीजिए। तो सुपर का मेथड कॉल हो जाएगा, मतलब कंपोनेंट का, और उसके बाद आप अपना कोड लिख सकते हो इसमें। तो हम लोग चलते हैं। और ये तो रेंडर मेथड है, तो रेंडर मेथड के ऊपर हम लोग एक और बनाएंगे कंस्ट्रक्टर मेथड। तो कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे प्रॉप्स जरूरी नहीं है आप दो, मैं नहीं दे रहा अभी क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना था, यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, प्रोवाइड करते सुपर में प्रॉप्स दे रहे थे। तो मुझे प्रॉप्स मैंने लिया भी नहीं और मुझे भेजना भी नहीं है, तो मैं खाली सुपर को कॉल कर लूँगा बस। यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए, ये जरूरी है कॉल करना। तो सुपर, सुपर मेथड क्या करता है, ऊपर के मेथड्स को कॉल करता है। ऊपर का जो रेंडर मेथड है उसको कॉल कर देता है जो कंपोनेंट में है। तो सुपर कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्टेट यूज कर सकता हूँ। तो स्टेट इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बीटेन क्लिक क्लास कंपोनेंट नहीं लिख सकता मैं, तो यहाँ पे दिस लिखूंगा, दिस डॉट स्टेट एक बनाइए इक्वल्स टू इसकी वैल्यू। इसमें क्या करूँगा मैं, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे एक स्टेट का वैल्यू क्या बनाना है, काउंट। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टेट की वैल्यू क्या बनाना चाहता हूँ, काउंट। तो दिस डॉट स्टेट डॉट इसके अंदर एक मैं डाल दूंगा काउंट इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी स्टार्टिंग।
सो मैंने क्या कर दिया, एक स्टेट बना दिया जिसकी वैल्यू 0 होगी स्टार्टिंग में, और उस स्टेट को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पर क्लिक मी क्लास कंपोनेंट, और यहाँ पर काउंट करके दिखा दिया। सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा सकता, फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो उसमें सेव करता हूँ और हम लोग चलते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है क्या, हम लोग रिफ्रेश करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग काउंट। सो यहाँ पर एक स्टेट ऑब्जेक्ट है, तो सो हमें इसको ऑब्जेक्ट की तरह ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टेट इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इक्वल्स टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर काउंट रख दूंगा, काउंट इक्वल्स टू, और काउंट की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। तो यहाँ पर ये 0 हो गई, सेव करते हैं। और उसके बाद स्टेट के अंदर एक काउंट नाम का वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू 0। अब यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट किया तो काउंट की वैल्यू को 0 उसने प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए नीचे, तो देखिए क्लिक भी क्लास कंपोनेंट, उसमें भी 0 आ गया। लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी यहाँ पे यू क्लिक मी आ रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो मैं उसके लिए चलता हूँ, और यहाँ पर जो यू क्लिक मी है इसको हटा देता हूँ फंक्शन में। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे स्टेट है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस कर देंगे। सो यहाँ पर इसकी स्टेट की वैल्यू को बढ़ा देगा वो, और फिर यहाँ पर दिखाएगा। तो सेव करते हैं और चलते हैं। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और फिर से इसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ कंसोल लॉक कर रहा हूँ तो देखते हैं, हो सकता है बढ़ रही हो। कंसोल लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, सेव करते हैं। तो एक बार यहाँ पर मुझसे शायद एक गलती हुई है इसमें, तो वो मैं देखता हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड है मतलब चेंज नहीं हो रहा वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी गलती नहीं है, यहाँ पर ऊपर में गलती है। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इक्वल्स टू करेंगे, दिस डॉट स्टेट स्टेट डॉट काउंट +1। तो उसमें बार बार रिफ्रेश करके उसमें असाइन करेगा। तो अब एक बार चलते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और एक बार रिफ्रेश करते हैं, और फिर एक बार करते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर चेंज करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेट डॉट कलर तो है, यहाँ पर चेंज करने के लिए। ओके, तो इसमें एक मेथड होता है चेंज करने के लिए, दिस डॉट सेट स्टेट। तो हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल करेंगे, और उसके अंदर उस वैल्यू को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हम इसको चेंज। तो उसके लिए यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट होता है एक फंक्शन, दिस डॉट सेट स्टेट, ये क्लास कंपोनेंट में होता है। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट वैसे पास करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट था, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, काउंट +1। तो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, काउंट +1, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। तो जो अभी करंट वैल्यू है उसको फिर +1 करेगा। तो अब हम इसको चलते हैं, फिर से देखते हैं एक बार, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, दिस डॉट सेट स्टेट, ये तो रेंडर मेथड यहाँ पर कॉल हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, और यहाँ पर चेंज कलर, सो कलर ब्लू,
एक बार मैं यहाँ पे काउंट ही लिखता हूँ तो देखते हैं। सेव करते हैं। नहीं हो रहा है इसमें चेंज। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, स्टेट इन क्लास कंपोनेंट में मैंने बनाया तो इसको मुझे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर दो मेथड्स हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर। तो क्लिक पे मैंने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट, और डेटा नंबर में दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर प्लस 1। तो मैंने वैसे तो किया है, क्यों नहीं हो रहा ये। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1 और सेव किया और काउंट की वैल्यू को चेंज किया। दिस डॉट सेट स्टेट दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर। तो एक बार सेव करते हैं और एक बार यहाँ पे कंसोल लॉग करा के देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं वैल्यू इसका। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। तो यहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कंसोल लॉग अपडेट हो रहा है कि नहीं। टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ये कहाँ पे एरर आ रहा है, सेट स्टेट पे एरर आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ऐसा क्यों आ रहा है इसमें। प्रॉप्स डॉट स्टेट ऑन क्लिक इवेंट। चेंज कलर, यहाँ पर मुझे ये भी लिखना पड़ेगा क्या। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है मुझे ये लग रहा है। यहाँ पर आप जो फंक्शन बना रहे हो ये फंक्शन क्लिक, तो आप इसको यहाँ पर मत बनाइए, इसको आप ऊपर ही बना दीजिए। कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर ये बनेगा कंस्ट्रक्टर के नीचे। और यहाँ पर जब जब आप क्लास में फंक्शन बनाते हो ना, तो वहाँ पे आप फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक लिख सकते हो और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर कर देंगे काउंट। काउंट की वैल्यू को क्या कर देगा ये, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। ओके, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट क्लिक। तो दिस डॉट क्लिक मतलब इस पर क्लिक होने पे क्या हो। तो सेव करते हैं और एक बार चलते हैं और देखते हैं अभी क्या आउटपुट आ रहा है। तो एक बार इसको मैं हटाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और एक बार इस पर चलते हैं। अभी भी काम नहीं कर रहा, क्या एरर आ रहा है। रीडिंग सेट स्टेट, इसको एक बार करता हूँ मैं ऐसे। अभी देखिए चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में थोड़ा ऐसे सिंटेक्स है, इसको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं भेज देता हूँ आपको, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ पहले और इसको भेज, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। एक बार आप लोग उसको देखिए और फिर मैं इसको समझा भी दूंगा अभी।
तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कंट्रोल बी। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए, सेव करते हैं। और अब देखिए अब ये काम करेगा। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये यहाँ पे काम भी करेगा, नीचे वाला भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या क्लास में, यहाँ पे आपको ऐसे कॉल बैक जो मैंने इमीडिएटली इन्वोक से जो सेकंड मेथड किया था वो करना पड़ेगा। और यहाँ दिस डॉट क्लिक लगाना पड़ेगा, दिस का यूज़ बहुत है इसमें। तो दिस डॉट स्टेट करिए आप, और उसमें पहले क्या करिए, स्टेट आपको इंपोर्ट नहीं करना है, यहीं पे होता है इसी के अंदर। तो आपको यहाँ पे दिस डॉट स्टेट इक्वल टू एक वेरिएबल बनाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, काउंट नाम का। तो काउंट नाम को मैंने वेरिएबल बनाया, इसको 0 दे दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एक बटन बनाया, ऑन क्लिक इवेंट लगाया, और यहाँ पे कॉल इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे दिस डॉट क्लिक। तो मतलब इस बटन पे जब क्लिक हो, ये जहाँ पे कॉल होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे आप यूज़ करोगे दिस को, वो उसी हिसाब से काम करता है। तो आपने बटन के अंदर दिस लिखा तो ये बटन को पॉइंट कर रहा है, और उस पर क्लिक करने पे ये चल रहा है। तो इसका मतलब बस इतना ही है। और ये क्लिक वाला मेथड चलेगा, तो क्लिक वाले मेथड पे जाएगा और उसमें क्या करेगा, जो आपका ये अभी यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ है, इस क्लास के अंदर। तो दिस अभी इस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दिस डॉट सेट स्टेट। इसके अंदर एक फंक्शन होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट होता है स्टेट, वैसे ही एक फंक्शन भी होता है सेट स्टेट। वो क्या करता है, स्टेट की वैल्यू को चेंज करता है। अब कौन सा वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, काउंट की। और उसमें क्या करना है, जो अभी दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू 0 है, उसमें +1 कर दो, तो वो +1 करता जाएगा। बस इतना ही है इसमें। ये आपको बार बार ऐसे नहीं करना है, आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि आपको क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही करना है। आप लोग को जो इजी लगे, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू इजी लग रहा है तो उससे ही करिए आप लोग। बस ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, क्लास कंपोनेंट के थ्रू भी होता है। लेकिन इसीलिए रिएक्ट वाले क्या करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो ईजी सिंटेक्स है, और वो लोग चाहते हैं कि आप लोग ईजिली करो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका कोड देखिए कितना बड़ा हो गया। तो यही चीज़ है। बताइए यहाँ तक ये वाला आ रहा है कि नहीं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, ये बात बताइए। अब इसके अंदर हम लोग को कोई और वेरिएबल भी बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी स्टेट के अंदर एक और वेरिएबल बनाना चाहूँ, तो ऑब्जेक्ट है ये तो सिंपल। तो यहाँ पे आप कॉमा करके एक और वेरिएबल बना लीजिए, नेम। नेम नेम कर लीजिए यहाँ पे रमन सिंह। तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे होता है रमन सिंह। तो अब मान लीजिए मुझे नीचे इसके एक बटन के नीचे एक और H1 देना है, H1। और उसमें मुझे इस रमन सिंह को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट, अब यहाँ पे की क्या है, नेम। सो लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट नमन सेव करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो इसके नीचे रमन सिंह आ रहा है देखिए। और अगर मैं इसको बटन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे कुछ और नाम चेंज है वो भी करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसी बटन क्लिक पर यहाँ पर एक और चीज़ कर लो। यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट में अकाउंट की वैल्यू ये करनी है, कॉमा कॉमा नेम की वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे आप बता सकते हो। तो मैं अपना नाम अगर लिख दूँ, तो जब मैं चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगा, अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा देखिए। अभी रमन सिंह है। फिर से रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसकी वैल्यू अंशुमान मिश्रा हो गया। अब ये बार बार मैं क्लिक करूँगा तो ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन हो रहा है ये भी। बार बार अंशुमान मिश्रा बार बार चेंज हो रहा है, और वही रिफ्रेश हो जा रहा है। तो ये चीज़ है। इसको मैं आपको भेज देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको मैं आपको भेज देता हूँ। तो स्टेट इतना ही था, स्टेट में यही कॉन्सेप्ट होते हैं। इस स्टेट को चेंज कैसे करते हैं, फिर चेंजिंग द स्टेट ऑब्जेक्ट, और क्या होता है रेफर टू द स्टेट ऑब्जेक्ट इन द रेंडर मेथड। तो रेंडर मेथड में हम लोग कैसे करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर में आप लोग कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे मैंने देखिए कंस्ट्रक्टर का यूज है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन जैसे रेंडर मेथड होता है, लाइफ साइकिल मेथड, वैसे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा और उस टाइम ये कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा और उसके अंदर सुपर लिखा हुआ है। सुपर क्या करेगा, इसके ऊपर का जो इनहेरिटेड फंक्शन है कंपोनेंट उसको कॉल कर देगा। उसके बाद दिस डॉट स्टेट जो स्टेट ऑब्जेक्ट है उसमें दो वैल्यूज को डाल देगा। उसके बाद क्लिक जब करेंगे हम तो दिस डॉट सेट स्टेट करेगा और इसकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। जो चीज़ें आपने यहाँ पे की इसको उसमें फिर से असाइन कर देगा। तो आप लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ मैं इसके। सो सुपर कीवर्ड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है। क्लास कंपोनेंट में बताइए आप लोग। व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। किसी को नहीं पता। बताइए किसी को नहीं पता सुपर कीवर्ड। नहीं पता तो लिख दीजिए नहीं पता। मैंने अभी आपको बताया क्लास कंपोनेंट में यूज होता है। सुपर, या आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, सुपर कीवर्ड इज यूज्ड to call the constructor function of parent class. सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, लेकिन जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट नाम था इसका भी कुछ कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ना। तो पहले आप क्या करिए, सुपर कीवर्ड लगाइए। तो इससे क्या करेगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद अपना रन करेगा। तो ये जरूरी चीज़ है। और ये अगर यहाँ से आप कुछ पास करते हो तो वो यहाँ से पास भी कर देता है। अब आप लोग बताइए सुपर कीवर्ड यूज कहाँ होता है, क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट में। बताइए आप लोग, सुपर कीवर्ड कहाँ यूज होता है, क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और किसी को नहीं पता। और किसी को नहीं पता बताइए। और किसी को नहीं पता कि कहाँ यूज होता है, क्लास में कंपोनेंट में यूज होता है बस। चलिए अब ये बताइए कि
स्टेट जो होता है, स्टेट स्टेट असिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? स्टेट सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? हाँ बिल्कुल सही, असिंक्रोनस होता है। और वेरिएबल क्या होते हैं? सिंक्रोनस होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो हम लोग ये हुक यूज़ करते हैं स्टेट को बनाने के लिए, तो उस हुक का नाम क्या है? हुक नेम यूज्ड टू यूज्ड फॉर स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। हुक नेम यूज्ड फॉर स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। फटाफट बताइए, हुक नेम यूज फॉर स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। स्टेट बनाने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में हम कौन से हुक का यूज करते हैं? हुक का नाम क्या है? और नहीं पता तो नहीं पता भी लिख दीजिए, मैंने लेकिन आपको बताया था अभी, सभी को बताया था। नहीं पता किसी को भी? बताइए। ये क्वेश्चन मैं कल भी पूछूंगा, या नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा तो मैं पूछूंगा आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर होता है यूज स्टेट हुक, यूज स्टेट हुक। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और देखते हैं अगर आज 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद क्लास हो पाती है तो नेक्स्ट सेशन आज ही ले लेंगे, नहीं तो फिर कल लेंगे। आपका ये स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका देखिए, यहाँ पर क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है? स्टेट हमारा पूरा हो गया है। स्टेट आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। स्टेट स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या है, मैंने आपको बता दिया है, और इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और क्लास कंपोनेंट में कैसे बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे बनाते हैं, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉप्स। प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। हम लोग जो है अगली क्लास में समझेंगे प्रॉप्स के बारे में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए इसका।
तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग समझेंगे ड्रॉप्स के बारे में।